नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और करते इस वक्त की सुर्खियों। राष्ट्रपति ने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए। 3 तलाक खत्म करने वाले पूर्व चीफ जस्टिस को मिला पद्म विभूषण। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक चलेगा अभियान। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। देश में कोरोना से 12 मौतें, 1107 एक्टिव केस। यूपी में कोविड से पहली मौत। केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले आए सामने। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार। आवास से मिले थे जले हुए नोट। सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर से जुड़ी याचिका खारिज। इसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग, जिसमें सावरकर के खिलाफ कमेंट न करें। देश में मानसून की एंट्री का आज 5वां दिन। 13 राज्यों में मानसून की बारिश जारी। एमपी बिहार के 52 जिलों में आंधी पानी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद गुरुवार को एक बार फिर से पाकिस्तान से सटे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए सतर्क और जागरूक किया जाएगा। मॉक ड्रिल की खबरों से कुछ बड़ा होने को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले दिनों भारत सरकार ने देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान किया था। उसी दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिया गया था। सरकार ने 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में फिर से मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इन राज्यों की सीमाओं पर पाकिस्तान से लगती हैं। बॉर्डर सटे इलाकों को सबसे अधिक खतरा रहता है। पिछले दिनों भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान बॉर्डर सटे इलाकों के लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। दिल्ली के बाहरी जिला पुलिस ने ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सेफ व्हील्स नामक विशेष अभियान चलाया और इस दौरान बड़ी सफलता हासिल की। इस अभियान के तहत पुलिस ने 3 नाबालिग सहित कुल 12 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन में सुल्तानपुरी, रानीबाग, रानीवेला, पश्चिम बिहार वेस्ट सहित अन्य पुलिस थानों की कुल 6 टीमों ने एक साथ कार्रवाई करते हुए सफलता पाई। अभी राइजिंग इंसिडेंट्स को देखते हुए ऑटो लिफ्टिंग के डीसीपी आउटर सर के निर्देशन में और डायरेक्शन में एक सामने ड्राइव चलाई थी सेफ व्हील्स नाम से, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक इनपुट्स पे और इंफॉर्मेशन पे काम करते हुए डिफरेंट टीम कंस्टिट्यूट की थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें से अभी हम लोगों ने 12 लोगों को एप्रीहेंड किया, जिनमें 3 CCL हैं और 9 मेजर हैं, जिनमें हमारी टोटल जो रिकवरी हुई है व्हीकल की वो 14 व्हीकल्स की हुई है, जिनमें 10 मोटरसाइकिल्स हैं, 2 स्कूटी हैं, एक मिनी ट्रक है और एक टाटा 407 है। खबर दिल्ली से। सुल्तानपुरी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहा था। आरोपी ग्राहक सेवा केंद्र के सहारे उन लोगों को अपना ठगी का शिकार बना रहा था जो उनके पास बैंक खाते में पैसा डलवाने आते थे या फिर बैंक खाते से पैसा निकलवाने आते थे। आरोपी की पहचान फरमान के रूप में हुई। दरअसल बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी मनोज कुमार ने बताया कि सुल्तानपुरी थाना पुलिस की टीम को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास संचालित एक कैफे के मालिक कथित तौर पर फिंगरप्रिंट एकत्र किए था और व्यक्तियों को अपने खातों से पैसे जमा करने के बहाने पैसे निकालने और इसके ब्याज उन खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकाल लिए। और पुलिस जांच के दौरान पाया गया कि सेफ सोल्यूशन कस्टमर केयर नामक एक कैफे का मालिक सुल्तानपुरी क्षेत्र का निवासी फरमान नामक व्यक्ति था। हमारे डीसीपी साहब के निर्देशन में ड्राइव चलाई जा रही थी काफ़ी दिनों से, डिफरेंट टाइप के
क्रिमिनल्स को एप्रीहेंड करने के लिए। इसी दिशा में एक दिन पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी में एक कॉल रिसीव होती है, जिसमें एक्यूज के द्वारा कंप्लेंट के द्वारा एलिगेशन लगाया जाता है कि मेरे साथ चीट किया गया है। तो उस पर वर्कआउट करते हैं SHO सुल्तानपुरी और टीम ने एक एक्यूज अरेस्ट किया, नाम जिसका फरमान अली है, सन ऑफ पप्पू खान, एज 25 ईयर्स, सुल्तानपुरी। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने कुख्यात जालसाज को गिरफ्तार कर बड़ी ठगी का भांडाफोड़ किया। आरोपी ने खुद को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जोड़ा बताकर एक व्यक्ति से 13.21 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस जांच सामने आया है कि आरोपी ने पीड़ित DMRC में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, उसके बदले में मोटी रकम ऐंठ ली। खबर चंडीगढ़ से, जहां कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा की मौजूदगी में प्रभुवीर सिंह बराड़ ने आज पनपस चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। कुर्सी संभालने की औपचारिकता पूरी करते हुए उन्होंने CM भगवंत सिंह मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। इस मौके पर मौजूद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पनसप चेयरमैन को पदभार संभालने और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने को दृढ़ संकल्प है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪਨਸਪ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ अरविंद केजरीवाल जी ने उन्होंने बड़ा मान जोड़ा बख्शिया गा। सो अज उन्हें अहदा संभालिया। सो मेरे वालों एक बार फिर उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जी अपने कौमी कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, साडे हरमन प्यारे नेता ते मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान उन्हों का धन्यवाद करदा जी। उन्होंने इन्ना मान बख्शिया एक वलंटीयर नूं। ते यही चाहूँगा कि असीं इस पारदर्शिता नाल जिवें चीमा साहब ने कहा कि महकमे नूं अगे लैके जाइए ते चंगा करिए, तां कि जो कि पंजाब दे लोकां वास्ते चंगा हो सके। सर, एक अहम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है, काफ़ी ध्यान में रखना होगा, तो उसको लेके कुछ सोच है, प्लानिंग आपने पहले सोच रखी है? अभी बैठेंगे जी सभी के साथ, ठीक है, डिपार्टमेंट वालों के साथ बैठेंगे। जो भी है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कई बता रहे हैं कि थोड़ा लॉस में है, ये है वो है, तो इसको देखेंगे सारा स्टडी करके और पूरा तरीके अच्छे से इसको कोशिश करेंगे। खबर राजनांदगांव से, जहां रेल प्रबंधन दुर्घटनाएं रोकने सहित ट्रेन की लेट लतीफी रोकने को समय संपार रेलवे क्रॉसिंग समाप्त कर अंडरपास का निर्माण कर रहा है। रेल मंत्रालय ने अगले साल 2026 तक सभी अंडरब्रिज का निर्माण पूरा करने और तय करना रखा है। गौरीगंज नगर व मोतीपुर में निर्माणाधीन अंडरपास का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए रेल अधिकारी लगातार निरीक्षण करने यहां पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेद नरेंद्र भूरे ने भी निर्माण स्थल का जायजा लिया। नहीं रहा, लगातार कर रहे हैं, क्या करें? राजनांदगांव शहर को लेके मैं हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूँ। कुछ कार्य योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके अंडरब्रिज एक काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस से मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे लगभग, क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोग का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिजेस को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियाँ के लिए लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा की है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो इसमें चर्चा जारी है।
खबर मैहर से, जहां बाटिया और बहरिया गांव की पत्थर खदानों में खनन के लिए लगातार हैवी ब्लास्टिंग जारी है। तेज धमाकों के साथ होने वाले खनन और क्रशरों से उड़ती धूल ने ग्रामीणों का जीना दूभर कर दिया। स्थानीय बाशिंदों के मुताबिक धमाके से जहां मकान की दीवारें सहित छतों में दरार पड़ रही, वहीं लगातार होने वाले धमाकों और उड़ने वाली धूल का प्रदूषण भी जीना दुश्वार किए है। क्या स्थिति है प्लांट? सर स्थिति यहाँ कि यहाँ बड़ी बड़ी खदान है, कंपनी है, क्रेशर है, क्रेशर के अलावा डामर प्लांट है, डामर प्लांट है, यहाँ बगल में वो भी है, डीजल पंप भी लगा हुआ है। यहाँ गाड़ी चलती है, अखिया धूला उड़ता है, धूला से बहुत पूरा गांव, हम लोग बिल्कुल बगल में बसे हुए हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। शासन को इतना हमने कलेक्टर, SDM सबको वो कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास उसकी पावती भी रखी हुई है, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। बहुत इन खदानों से, इन क्रशरों से क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर? जीवन पर क्रशर से धूला उड़ता है, खदान पर से ब्लास्टिंग बड़ी बड़ी होती है, पत्थर उड़ते हैं, डामर प्लांट जब चलता है तक यार धूला करू एकदम लगता है, रहाई नहीं पड़ती आदमी को, रोग बीमारी होती है। हम खुद 8% हूँ मैं, और लीवर पेशेंट, मेरे पास नागपुर की जाँच, जबलपुर की जाँच पूरी रखी है। यहाँ कोई मेरे को सुविधा सुनने वाला नहीं है, कलेक्टर को दिया, SDM को दिया, कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। बताइए क्या समस्या है? समस्या यह है कि मैं यहीं के रहने वाला हूँ, इसी ग्राम पंचायत बहरिया का। यहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण ज़्यादा तंग करता है। सुबह देखो तो परत जमी रहती है प्रदूषण की, और अंदर तक कपड़े में, बिस्तर में प्रदूषण, खाना पीने में भी प्रदूषण आता है, धूल अंदर हो जाती है, पड़ती है। सिर्फ ये कारण क्या है कि जो खदाने पास में खदाने हैं, क्रेशर हैं, और ये पेट्रोल पंप है, और ये क्या कहते हैं डामर प्लांट है। सबसे ज़्यादा डामर प्लांट का उसका गंध बहुत होती है। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह कभी आपने की है? कहीं कुछ निराकरण हुआ है क्या इसका? कुछ नहीं हुआ सर। हाँ। कोई नहीं सुनता, नहीं कोई आता है किसी भी प्रकार से। कंपनियों द्वारा कभी कोई मदद, कोई मदद, अधिकारियों कोई मदद, कोई मदद नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं और साथ ही लाइमस्टोन मेजर मिनरल्स होने की वजह से खदानों की संख्या भी अधिक है, तो कई बार प्रदूषण का ये विषय आता है, और इस संबंध में समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है और हमारे द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही कंपनियों के साथ, जो फैक्ट्रियों के साथ जो बैठक होती है, उसमें भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि उनके क्षेत्र में या उनके कारण जो एक निर्धारित सीमा है उससे अधिक प्रदूषण न हो। तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें देख रहे हैं, और अगर ऐसा कहीं उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई करने के लिए भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हम मैनपुरी से खबर है, शादी को लड़की देखने आए लड़के ने की फायरिंग। लड़की की शादी से मना करने पर लड़के ने मारी गोली। लड़की को लड़का नहीं आया था पसंद। लड़की को गंभीर हालत में सिपाही भेजा गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, बाइक, मोबाइल बरामद किया। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। थाना भोगांव भैंसरौली के मैरिज होम की घटना। लड़की को गंभीर हालत में सिपाही भेजा गया। मैनपुर से खबर, शादी को लड़की देखने आए लड़के ने की फायरिंग। लड़की के शादी से मना करने पर लड़के ने मारी गोली। लड़की को लड़का नहीं आया था पसंद। भोगांव के मोटा रोड पर भैंसरौली गांव में एक शगुन मैरिज होम है, जिसमें एक लड़की के गोली मारने की सूचना हम लोगों को मिली थी। तत्काल हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो ये बात संज्ञान में आई है कि दो पक्ष बेटी की शादी के लिए यहाँ लड़की को दिखाने के लिए लाए थे, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की ने शादी करने से उस लड़के के साथ मना कर दिया था।
इस बात पर नाराज होकर एक लड़का है अमुक पुत्र राजेश, जो सगाबाई थाना अलाव क्षेत्र का रहने वाला है, इसने उस लड़की के सर में गोली मार दी थी तमंचे से। इसमें मौके पर एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। खबर कानपुर से। भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत बुधवार को कानपुर डाकघर में चयनित छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर श्री रवि कुमार ने छात्रों को 6000 की पुरस्कार राशि और मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रदान किया। इन सम्मान समारोह में दिव्यांशी अग्रवाल, अवनी साहू, अरना सिंह और शुभ साहू को उत्कृष्ट डाक टिकट संग्रह और डाक विभाग से जुड़ी गतिविधियों में रुचि के लिए पुरस्कृत किया गया। खबर पीलीभीत से है, जहां बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरनिया राम गुलाम निवासी भूपराम पुत्र बाबूराम ने बताया कि किसी बात को लेकर 40 वर्षीय छोटे भाई हरीश और उसके पुत्र के बीच किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई। इसी को लेकर पुत्र विशाल ने अपने पिता हरीश के सिर पर लोहे की सरिया से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? क्या घटना हुई आपके भाई को अस्पताल लेके आए हो? एक लड़के विशाल ने जो कोई चीज़ मारी, जिससे उसका भेजा निकल गया, उसके लिए एम्बुलेंस यहाँ लेके आया। अच्छा, लड़के ने मारी इनके? फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने तो कर दिया, मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है इनका? हरीश कुमार। उम्र कितनी होगी? 40। ठीक। अभी हाँ एक मरीज आया था थोड़ी देर पहले, वो ब्रॉड डेड एक्चुअली मरीज नहीं था और कुछ फिजिकल असॉल्ट की हिस्ट्री थी। बाबूराम नाम है, हरीश नाम है, उसका नाम बाबूराम, निवासी है पुरानी। क्या हुआ था? कुछ मान के इसमें इंजरी वगैरह थी? कोई पता नहीं, शायद कोई फिजिकल असॉल्ट वगैरह हुआ है, कुछ डिटेल नहीं पता। ठीक। खबर चित्रकूट से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा जन सुनवाई करने पहुंची। उन्होंने मौजूद महिलाओं से एकाएक कर समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की तरफ से यहाँ भेजा गया है कि महिलाओं की समस्याओं, महिलाओं से संबंधित जो उत्पीड़न है, और महिला आयोग आपके द्वार के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, हर जनपद में रहने गई हुई है। उसी की श्रेणी में यहाँ जन सुनवाई और समीक्षा बैठक। किसने कैसे क्या निर्देश दिए गए अधिकारियों को? केस तो बहुत आए हैं, जैसे कि महिला उत्पीड़न संबंधित 2-3 केसें आए हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्याएँ ही आवास। कुछ दो तीन मामले ऐसे आए गंभीर कि जैसे पॉलीथीन डाल के बहने रह रही हैं, और एक माता आई थी कि पेड़ के नीचे रह रही है। ये बड़ा गंभीर विषय था और इसको गंभीरता से लिया गया है और तत्काल इसमें जो योजना के पात्र हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के द्वार पहुंचने का, उसको सख्त निर्देश मेरे द्वारा दिया गया कि इसको तत्काल कार्रवाई हो। खबर हरदोई से, जहां पुलिस ने अतुल ज्वेलर्स की दुकान से चोरी हुई का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 36,62,000 की नकदी प्राप्त हुई है। बता दें कि शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शहर में अतुल ज्वेलर्स की दुकान है, उनके मालिक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके यहाँ काम करने वाले बालकृष्ण ने चोरी की है, कुछ जेवर जो है चुरा के भाग गया है। इस प्रार्थना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें कई टीमें लगाई गई और उसमें आरोपी को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा चोरी घटना करना एक्सेप्ट किया गया और ये बताया गया जो भी उसने गहने चोरी करता था एक रवि ज्वेलर्स से उनको बेचता था। इसमें दोनों की निशानदेही पे लगभग 36,62,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। खबर पीलीभीत से, जहां टाइगर रिजर्व प्रशासन ने 2 ग्रामीणों को
जान लेने वाली बाघिन को जंगल वापस छोड़ दिया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। बाघिन ने 14 मई को सोहरामा उत्तरी थाना क्षेत्र के नजीरगंज गांव में किसान हंसराज पर हमला किया था। सहारनपुर के गांव कुतुबपुर कुसानी में एक बार एक परिवार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां के पास सो रही 6 महीने की बच्ची गले से खून निकलता देखा गया और बच्ची मौत की नींद सो गई। कुछ परिजनों के द्वारा सूचना दी गई कि 4-5 महीने की बालिका थी, वो घर पे सब लोग सो रहे थे और सुबह 6 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि लड़की गले से कुछ खून बह रहा है, तो उसको अस्पताल ले गए और जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं कि जो महिला है उसका पति पिछले 3 माह से केरल कार्य करने गए हुए थे और इसमें घर वालों के द्वारा जो महिला की जो सास है उसके द्वारा कुछ बातें बताई गई है, जिनके आधार पर पुलिस की विवेचना चल रही है। जो बालिका है उसका पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और प्रकरण में तहरीर प्राप्त कर जो आवश्यक कार्रवाई वो की जा रही है। खबर पंजाब के खन्ना से है, जहां शहर गलवड्डे इलाके में आलूवालिया कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 25 मई की दोपहर 3 नाबालिग लड़कियां रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई। बच्चियों की उम्र 8, 11 और 13 साल बताई गई है। परिजनों के मुताबिक वह घटना के समय काम पर गए हुए थे और जब शाम को लौटे तो तीनों बच्चियां घरों से नदारद थी। चक के किसी से कुछ दुश्मनी वगैरह है? नहीं, दुश्मनी नहीं है। हम काम करे गए थे दोनों प्राणी। सांझ खनी आए 6 बजे, खोजे नहीं मिला, कंप्लेन करे गए थाना में। तो क्या मांग क्या करते हो? हम बच्ची चाहिए। कितनी उम्र है बच्ची? 8 साल। नाम क्या है? ममता देवी। हम तो जी काम पर से आए थे, 7:30 पौने 8 बजे उधर से आए थे। आके देखा कमरे में कुड़ियाँ नहीं मिली हमारे को। हाँ जी। कितनी बेटियाँ? 2 बेटियाँ जी। कितनी उम्र? एक 13 साल दी है, 11 साल दी है क्या जी। नाम है? बड़ी वाली का अंजलि है, छोटी वाली का नंदनी है। आसपास से पूछा नहीं आपने? पूछा जी, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। क्या लगता है आपको है कुछ किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ? दुश्मनी वगैरह तो किसी से कुछ नहीं है जी। बात हुई है कि हमारे कुड़ी ने खेल रही थी और दूसरी कुड़ी ने आई दोनों और लेके चली गई अपने कमरे नाले से ले गई और कपड़ा चेंज करवा दिया। हमारे कुड़ी को पता नहीं किधर ले गई, हमारे कुड़ी लापता है। 25 तारीख से सर नहीं मिल रहा है, 4 दिन हो गया सर। क्या नाम आपकी बेटी का? ममता कुमारी सर। 7 साल की है सर। क्या कैसे आप काम पर चले जाते? जी सर, हम दोनों काम पर चले गए 8 बजे। 6 बजे आए तो पता लगा मेरी कुड़ी है नहीं। हमने ढूंढने लगा, कुड़ी कहीं नहीं मिला सर। कल मिति 26/5/25 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੀ 13 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਵੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ, ਸਿਟੀ 2 ਚ FIR ਨੰਬਰ 95 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 137(2) ਤੇ 140(3) BNS ਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 19 हो गई। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेशन किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार समेत 8 नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश सहित 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। खबर संभल से है, जहां हजोई थाना पुलिस ने शिवरात्रि की रात हुई डकैती मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों को एक 25,000 का इनामी करण निवासी बिजनौर और दूसरा गुरदीप खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार समेत 8 नई मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 के बीच अभिजीत मुहूर्त में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश सहित 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। प्रतिमाएं बहुत वजन की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। खबर संभल से है, जहां बहजोई थाना पुलिस ने शिवरात्रि की रात हुई डकैती मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने की बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों में एक 25,000 का इनामी करण निवासी बिजनौर, दूसरा गुरदीप उर्फ छिंदर निवासी अलवर राजस्थान शामिल है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और डकैती में लूटे गए सोने के जेवरात बरामद किए हैं। मिली है जिसमें उन्होंने 1 वर्ष से पूर्व डकैती की घटना में शामिल रहे करण नाम के बदमाश, जो कि बिजनौर का टॉप 10 भी है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके साथ में उसके एक अन्य साथी गुरदीप नाम के व्यक्ति को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। इन दोनों लोगों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आज से 1.25 साल पहले थाना बहजोई अंतर्गत देर रात्रि में एक डकैती डाली थी। उसमें उन्होंने काफ़ी सोने का सामान है वो उस घर में लूटा था। उसके साथ में लोगों को उस समय तत्कालीन बंधक भी बनाया गया था।
पुलिस द्वारा आधी घटना का खुलासा उस समय करीबन 4 लोगों को गिरफ्तार करके किया था, लेकिन ये 2 लोग जो हैं पिछले 1.25 साल से पुलिस को छका रहे थे। पुलिस के द्वारा इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी डिक्लेयर किया गया था। इसमें लगातार सर्विलांस की मदद से इन लोगों पे नज़र रखी जा रही थी और रिसेंटली पुलिस के द्वारा जब इनको पकड़ा गया है तो इन लोगों के द्वारा अपनी घटना में उस समय इन्होंने जो चोरी किया गया सामान, जिसके अंदर 2 सोने की चेन, 1 गले का हार, 1 कान के टॉप्स और उसके साथ साथ इन लोगों के द्वारा इन लोगों के पास में इलीगल कंट्री मेड वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और इस प्रकार इस डकैती की घटना में जितने भी मुलजिम थे उन सभी को पुलिस के द्वारा काउंट किया गया है। थैंक यू। खबर कासगंज से। देश के साथ प्रदेश में कोविड-19 के न्यू वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। वहीं जनपद कासगंज में फिलहाल स्थिति सामान्य है, कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं निकला है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग जिला चिकित्सालय ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है और किसी भी तरह के आपातकाल से निपटने के लिए 10 बेड का एक वार्ड तैयार किया जा रहा है, जो किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है। हमारे यहाँ जितने भी हैं सब चालू स्थिति में। मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो है, एक तो इनको ऑपरेटर करने की ऑपरेटर नहीं है, तो उसके लिए मांग की गई है और शीघ्र लगता है मुझे कुछ ही दिनों में ये मांग पूरी हो जाएगी और हम लोगों के वेंटिलेटर ऑपरेटर आ जाएंगे और वो फिर द्वारा उनको हम इस्तेमाल करने के लिए, मरीजों की सेवा करने के लिए उपस्थित होंगे। नहीं, वेंटिलेटर तो अभी कुछ वेंटिलेटर्स तो अभी पिछले साल ही आए हैं, नए वेंटिलेटर आए हैं। कुछ वेंटिलेटर्स पहले कोविड टाइम के बाद के टाइम पे आए थे, कोविड के टाइम पे, लेकिन वो सब इसलिए इस्तेमाल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ उससे संबंधित स्टाफ नहीं है और उससे वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर्स भी जो स्पेशल होते हैं और वार्ड के लिए पूरा स्टाफ होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं है, तो इसलिए वेंटिलेटर का इस्तेमाल अभी प्रॉपर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के नई वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। वहीं कासगंज की बात की जाए तो कासगंज के भी जिला के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। वहीं अगर कासगंज के वेंटिलेटर की बात की जाए तो कासगंज जिला अस्पताल में जो वेंटिलेटर हैं, खुद वेंटिलेटर पड़े हुए हैं। आपको बता दें, वेंटिलेटर पिछले कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार से कासगंज को मिले थे, जो उस समय CMO द्वारा कुछ संविदा कर्मी इनको वेंटिलेटर चलाने के लिए रखे गए थे। उसके बाद से वह संविदा कर्मी हटा दिए गए, लेकिन तब से आज तक ये वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं क्योंकि कासगंज जिले में वेंटिलेटर चलाने के लिए ना तो कोई चिकित्सक है ना उनकी टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ वेंटिलेटर पड़े हुए, करोड़ों के वेंटिलेटर हैं। कासगंज जनपद को स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये 26 वेंटिलेटर दिए गए थे, अभी यहाँ पर 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, बल्कि 20 वेंटिलेटर एक कमरे में बंद मौजूद रखे हुए हैं। इसके साथ ही आज CMO से जब बात की थी, न्यूज़ की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि कासगंज जनपद में इन वेंटिलेटरों को चलाने वाला ना तो कोई डॉक्टर मौजूद है, ना स्टाफ नर्स मौजूद है, ना कोई टेक्नीशियन मौजूद है जिससे वेंटिलेटर चला सके। हालांकि CMO ने यही बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि वेंटिलेटर को चलाने के लिए पूरा स्टाफ की मांग की गई है कि जिससे वो है वहाँ यहाँ पर वेंटिलेटर चालू। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक गांव में पड़ोस में आयोजित रामायण कार्यक्रम में जा रही 8 साल की मासूम को ईंट भट्टा में ले जाकर उसका अप्राकृतिक यौन कृत्य करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। परिजनों ने आरोपी के घर गए। पीड़ित पिता का आरोप है कि आरोपी घर पर आरोपी के पिता ने रुपए लेकर मामला दबाने की बात कही, नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़ित ने इसकी लिखित शिकायत सैनी कोतवाली पुलिस से की। 8 साल प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सैनी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जो विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के फर्रुखाबाद आगमन से ठीक पहले हुई हल्की बारिश ने जिले के विकास कार्यों की सच्चाई सामने ला दी है। पांचाल घाट चौराहे जो जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव के कार्यक्षेत्र में आता है, बारिश के कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क इस कदर पानी से भर गई कि चौराहा तालाब में तब्दील हो गया। प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जब जिला पंचायत सम्मेलन में शामिल होने नारायण आश्रम पहुंचा तो उसे भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ा।
नैनीताल में इस वर्ष गर्मियों के अवसर पर लीलाधर भट्ट कल्याण समिति उत्तराखंड एवं मंच आर्ट एंड थिएटर डेवलपमेंट सोसाइटी नैनीताल के द्वारा ग्रीष्म नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव लोक संस्कृति व कला का अद्भुत संगम होगा, जो न सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए बल्कि देश भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण रहेगा। मेरा पूरे बम्बई से लेके यहाँ तक ना, और मैं अपने शहर को बहुत प्यार करता हूँ। और ये इस बार मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मीता विशिष्ट आने वाली है, आशीष फिर आने वाले हैं, नादिरा जी आने वाली हैं, और इतने अलग अलग आपको नाटक देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है ना कि 3 घंटे में 2 घंटे में हमें एक स्क्रिप्ट मिल जाती है। और जो मेरे नौनिहाल को, मेरे नैनीताल के रहने वाले, जो मेरा प्रयास ही रहेगा नई जनरेशन को किसी भी तरीके से मैं सामने लेकर आऊँ। और यहाँ कल भी ऐसे बच्चे थे, इतने प्यारे बच्चे थे, वो फिर नाटक है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्मैक और इसमें जाएं, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हर आर्ट जो होती है ना, वो टाइम के साथ ग्रो करती है, बदलती है, पीक पे पहुंचती है, फिर उसका डाउनफॉल होता है। तो ऐसा है कि फिल्मों का दौर आया था, मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद फिर जब हमारे छोटे फ़ोन में आ गई चीज़ें, तो वो सबके बच्चे के हाथ में चली गई वो चीज़। अब क्या हो रहा है कि वो भी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। कितनी देर मोबाइल में हम देख लेंगे, तो वो दौर भी खत्म होगा और फिर वापस से सब लोगों को एक लाइव कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक इंटरैक्शन जो होता है ऑडियंस का कलाकारों के साथ, वो अनुभव तो नहीं मिल रहा है ना 2D में, जो हमको थिएटर में मिलता है। तो वो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो, और बचपन से बच्चों को साहित्य के प्रति प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, लिटरेचर को बढ़ावा देंगे, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और एक नई जनरेशन धीरे धीरे ऐसे करके क्रिएट हो। खबर विकासनगर से नाबार्ड व अन्य वित्त पोषित संस्थानों के सहयोग से संचालित पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा युवाओं व महिलाओं को विभिन्न रोजगार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। खास बात रह रही है कि इस बार दिव्यांग व्यक्तियों को उद्यमी विकास योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दरअसल हमारी पूरे साल भर जो है ग्रामीण जो बेरोजगार लोग हैं 18 से 45 साल के, उनको डिफरेंट 64 तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है और ट्रेनिंग के बाद उनका लगातार फॉलोअप भी करती है ताकि वो किसी तरह का स्वरोजगार स्थापित कर सकें। इस तरह से पूरे हर जिले में एक आरसीटी है पूरे हिंदुस्तान के, और वो आरसीटी जो है उसका यही साल भर काम रहता है और वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के SRLM के सहयोग से काम करती है। और ये वाला बैच जो है इस समय जो यहाँ पर आरसीटी में चल रहा है, ये इस एरिया के दिव्यांग युवा साथियों के लिए था, और इनको हम ताकि किसी तरह से 15 से 20 हजार रुपया महीना कमाने लायक बना सकें। हमने प्रशिक्षण इंटरप्रेन्योर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सनों को दिया है, जो यहाँ पे पर्सनली जो डिसेबल रहते हैं उनको हमने धूपबत्ती मेकिंग की ट्रेनिंग वगैरह दी है। ये प्रोग्राम हमारा 10 दिन का था। इस 10 दिन के दौरान हमने इनको प्रैक्टिकल भी कराया और रिटन फॉर्म में भी कराया कि कैसे कैसे हमें क्या है स्किल डेवलपमेंट करनी है धूपबत्ती और कैंडल मेकिंग करने के लिए। और साथ ही इनमें क्या है बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसा बनना है वो भावनाएं हमने इन पे डलवाई है। और यहाँ से ये लोग कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि मतलब हमें क्या अपना स्वरोजगार स्थापित करेंगे और साथ ही क्या आरसीटी का नाम क्या है ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। सर, हमने PNB आरसीटी की तरफ से 10 दिन का प्रशिक्षण लिया है मोमबत्ती, अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का। इसमें हमें मोमबत्ती बनाना सिखाया गया और धूपबत्ती बनाना सिखाया गया और अगरबत्ती बनाना सिखाया गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में देवी मंदिर के पास पकड़े गए संदिग्ध मांस और भीड़ द्वारा मौके पर आरोपी की जलाई गई बाइक की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। एडिशनल SP चंद्र
सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने संदिग्ध मास्क को जांच के लैब भेज दिया है। थाने में यूपी की तरफ से कोई व्यक्ति बाइक में कुछ मांस लेकर आ रहा है, जो कि संभवतः गौमांस हो सकता है, और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है उस जो भी सस्पेक्ट जो मांस था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो वो मांस है उसको लैब में जो है परीक्षण के लिए भेजा जाएगा कि क्या वो गौमांस या कोई अन्य किस तरह का है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और एफआईआर हो चुकी है और संबंधित के खिलाफ जो भी व्यक्ति उसको कैरी कर रहा था उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा घूमने की घटना भी अक्सर हो जाती है, तो गौशाला आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अंथवाल जी के द्वारा जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इस मामले की जांच की जाए और पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे लोग कौन हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश लगती है, जो कोरिया चेक पोस्ट है, जहाँ पुलिस पिकेट भी रहती है, वहाँ से आखिर ये किस प्रकार से तस्करी करके अंत तक ये प्रतिबंधित मांस आया या किसी और अन्य रास्ते से आया। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिर ये। खबर लक्सर से। पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार देर रात लक्सर के निकमोपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो बाइकों पर सवार आधा दर्जन हमलावरों ने एक व्यक्ति के घर के बाहर पहुंचकर गाली गलौज की और विरोध किए जाने पर गोली चला दी। गोली पास खड़े एक युवक को जा लगी। बताया जा रहा है कि बिकमपुर गांव निवासी कौशिक कुमार और कुछ अन्य युवकों के बीच कुछ समय से रंजिश चल रही है। चौकी बिकमपुर पे सूचना हुई कि ग्राम बिकमपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित पुत्र प्रकाश चंद है, वह गंभीर रूप से घायल है, जिसको तत्काल अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल से जानकारी करके पता किया गया तो यह पता चला कि उनको गनशॉट वुंड है, जिसमें कुछ अभियुक्तों द्वारा उनको गोली मारी गई है। इस पर लक्सर कोतवाली में तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आज सुबह 7:30 बजे 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए हैं। वह 7 अन्य वांछित अभियुक्तों के लिए पुलिस निरंतर दबिश दे रही है। खबर नैनीताल से, जहां पहुंचने के बाद सांसद अजय भट्ट ने भूस्खलन प्रभावित बलिया नाले में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। विशेषज्ञ भास्कर दत्त पार्टी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में मोनोलिथिक और ग्राउटिंग के जरिए मजबूत किया जाएगा। बलिया नाले के कारण नैनीताल को बहुत बड़ा खतरा है। लगातार इसमें हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हमारी सरकार ने पैसे के मामले में कोई कमी नहीं की है। काम कैसा चल रहा है, क्या पुख्ता काम है, आगे आने वाले दिनों में सुरक्षा देगा, इन सब बातों का निरीक्षण हमने किया है। काम की गति क्या है इसे भी देखने के लिए आज आए हैं। मुझे बहुत संतोष हुआ है। आज मैं 0 पॉइंट तक गया हूँ। एसडीए द्वारा जिस तरह से अंदर रॉड डाली जा रही है कच्चे मार्ग में और उस पक्का किया जा रहा है, जाल बनाए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर से सीमेंट कंक्रीट डाला जा रहा है, शॉर्टकट, तो उसको देखने में लगता है कि धीरे धीरे जो खतरा, जो आशंका थी, इस साल कहीं से कहीं नहीं होगा। एक ही प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो हमारे भाइयों के लगभग 90 मकान स्थानांतरित करने के लिए कह रखा है, वो अभी हुए भी नहीं है और सबको ये अंदेशा है कि इतना अच्छा काम चल रहा है, सुरक्षित रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर हरिद्वार के कांग्रेसियों में उबाल है। उन्होंने स्टेडियम का नाम बदलने के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बाद में वरुण बालियान की अगुवाई में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत, विधायक ममता राकेश और विधायक फुरकान अहमद सहित अन्य कई वरिष्ठ नेता ने भी प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में शामिल रहे। कांग्रेसियों ने सरकार को चेताया कि अगर स्टेडियम का नाम बदला तो फैसला वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। वंदना कटारिया का नाम सिर्फ
एक खिलाड़ी का नाम नहीं है, ये एक जज्बे, संघर्ष और पहचान का प्रतीक है। वो लड़की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, आज उसके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये हरिद्वार की अस्मिता पर चोट है। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। जन आंदोलन होगा और हम इसे हर हाल में रोकेंगे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सर्व समाज स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठा हुआ था। आज हमने महापंचायत बुलाई और हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर आए और सभी हमारे विधायक मौजूद रहे, सभी कांग्रेस जन मौजूद रहे। सबने जो है एडीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया कि अगर वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदला गया तो कांग्रेस जो है सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी, सदन से लेके सड़क तक हम संघर्ष करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, धाकर धामी जी को 3 साल बरस हो गए, न तो युवाओं को न्याय दे पाए हैं। अब तक 85,000 पद जो है राज्य सरकार में खाली पड़े हैं, जिनको भरने का काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है और महिलाओं को भी न्याय नहीं दे पा रही है। चाहे सांतर शाह का केस हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे नैनीताल का केस हो, ऐसे कई केस हैं जिनमें भाजपा के ही लोग लिप्त रहे। अध्यादेश कहाँ है? उन्होंने तो सिर्फ उखाड़ बिंदुओं से कहा है, मुंह से कहा है, मुंह से कई बात। अब आप मोदी जी ने 15 लाख की बात कही, आपके खाते में आए? नहीं आए ना। ममता राकेश ने बताया कि ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बेटियों के हौसले, मेहनत और आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। वंदना कटारिया ने पूरे देश को गौरव दिलाया और आज उसी की पहचान को मिटाने की बात की जा रही है। सरकार को चेतावनी देते हैं और इस फैसले को जल्द से जल्द बदला जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम महिलाएं और जन सामान्य मिलकर सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। और वंदना कटारिया हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमारे देश का नाम विदेशों में गौरवान्वित करने का काम किया है और गर्व से हम सबका ऊंचा करने का काम किया है। वंदना कटारिया लाखों करोड़ों खिलाड़ियों की बेटियों की प्रेरणा स्रोत है और सभी को उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे सरकार ने कुछ समय पहले ही इस स्टेडियम का नाम स्टेडियम का लेकिन अब स्टेडियम का नाम बदल आ रही है, तो सरकार के द्वारा कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के विरोध में आज हमारे सभी कांग्रेस के साथी, हमारे एसपी प्रकोष्ठ के तमाम साथियों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन देने का काम किया है। वरुण वालिया ने कहा, वंदना कटारिया पर न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड को गर्व है। ये नाम मेहनत, संघर्ष और सफलता की मिसाल है। जो लोग इस नाम को बदलने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें बता दें कि ये हरगिज नहीं होने देंगे। हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा, सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी तौर पर भी। हरिद्वार की जनता इसके खिलाफ एकजुट है और ये नाम मिटाने वालों को करारा जवाब भी देगी। सरकार की जो मंशा है वो साफ साफ नजर आ रही है कि दलितों को आज भी उपेक्षित समझते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो वंदना कटारिया है वो मात्र दलित की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है और देश की बेटी के लिए कांग्रेस दलितों से पहले खड़ी होगी। हमने कहा दलित समाज का उत्पीड़न, दलित समाज का अपमान हम कभी नहीं होने देंगे। साथ साथ जो अपमानित करने का काम सरकार द्वारा जो शासनादेश लागू किया गया बहन वंदना कटारिया का किया गया, हमने साफ बता दिया कि यदि वो शासनादेश वापस नहीं होता तो आंदोलन मात्र सांकेतिक था। ये आंदोलन बड़ा आंदोलन किया जाएगा, न मात्र जिले में, हमें चाहे प्रदेश और देश में इस आंदोलन को ले जाना पड़े, मिल जाकर। ज्ञापन सौंपते वक्त कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की शान है। उनके नाम पर बने स्टेडियम से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार से मनोज कश्यप की रिपोर्ट। हरिद्वार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रोहेला मानसून एवं आपदा से संबंधित तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। इससे पूर्व उपाध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने कई स्थानों पर भौतिक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। रोहेला ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जनहित में ऐसे कार्य किए जाएं जो कम से कम संसाधनों से अधिक लाभ प्राप्त हों।
आने वाले मानसून सत्र से पूर्व की तैयारियों का जायजा लिया गया तथा जहां पर नाले, नदियां जो चौक हो गए हैं, नदियों की लाइनिंग नहीं कही गई, डिजाइनिंग कही गई, वहाँ पर उनको ठीक करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर, नगर पंचायतों के अंतर्गत सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था के अंदर तारों का व्यवस्थीकरण, इसी प्रकार से जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको टूटने से, गड्ढा मुक्त करने से पूर्व की सड़कों की व्यवस्था, इसी प्रकार से जो हमारे पशु चिकित्सालय हैं, अपने स्कूल हैं, उनको सुव्यवस्थित करने की व्यवस्था। हरिद्वार जिले के फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट थीम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया। इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग द्वारा जिले के 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि यह धनराशि विभिन्न विकास कार्यों में खर्च की जाएगी। इसके हेतु प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर नीति आयोग के एनवायरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। देखिए, नीति आयोग ने हरिद्वार को फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 3 करोड़ का अवार्ड मनी दिया है। और इसमें जो जिला है, इसमें 3 करोड़ में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, वेटनरी डिपार्टमेंट हो गया, आंगनबाड़ी है, बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उनके सभी प्लान्स को हम लोगों ने कल अच्छे से विस्तृत चर्चा उस पर की है। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको सौर्य आंगनबाड़ी बनाने के लिए उसकी प्लानिंग की है। कुछ हमारी मशीन जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए थी, उनके प्रोक्योरमेंट के विषय में चर्चा की गई है। हमारे आशा जो हैं, जब वो हॉस्पिटल्स में आती हैं तो उनके रुकने की और रात में अगर कोई डिलीवरी है तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो आशा घर जो है वो हम लोग इसमें प्रपोज कर रहे हैं। और अगली खबर आपको बता रहे हैं बागेश्वर से, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगत सिंह का पुतला फूंका है और अपना आक्रोश प्रकट किया है। वहीं भाजपा जिला महामंत्री संजय परिहार ने बताया कि राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर व्हाट्सएप स्टेटस पर आपत्तिजनक अश्लील वीडियो, फोटो इत्यादि लगाने पर उन्होंने जन भावनाओं को ठेस पहुंचाया, क्योंकि उनकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने इस मामले पर पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये पुतला दहन जो है अपने कांग्रेस पार्टी के बागेश्वर के जिलाध्यक्ष जी का किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है अपने कुछ आपत्तिजनक सामग्री डाली गई है, जिससे जो है आम जनमानस को जो है ठेस पहुंची है और कांग्रेस का जो है चाल चरित्र यहाँ पर उजागर हुआ है। उसी के निमित्त यहाँ पर जो है आज भाजपा नगर मंडल के तत्वाधान में यहाँ पर पुतला दहन किया गया था। खबर टिहरी से। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर सदस्य पीएस जंगपांगी ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में छठे राज्य वित्त आयोग की बैठक ली। बैठक में सभी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर पंचायत नगर पालिकाओं ने आयोग को अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। व्यवस्था पर और कितना पैसा वो हम ये पाते हैं कि इनको आवंटन करने योग्य बचेगा, तो ये हमारा काम होता है। इसके लिए हम फिर एक तो सारा मूल्यांकन वगैरह करवा लेते हैं एक्सपर्ट्स लोगों से, और खुद भी जा करके राज्य के विभागों से बातचीत करके, अधिकारियों से विचार विमर्श करके, और ख़ास तौर पर वित्त विभाग से बातचीत करके फिर हम उसका निर्धारण करते हैं। दूसरा, जिले में हम परामर्शी प्रक्रिया अपनाते हैं। इस कड़ी में हमने अभी इस महीने जिलों का भ्रमण शुरू किया। सबसे पहले हम उधम सिंह नगर गए और चंपावत गए, उसके बाद पौड़ी गए, अब टिहरी आए हैं और हरिद्वार भी जाना था, लेकिन हरिद्वार वाले तैयार नहीं थे निर्धारित तिथि पर। तो अब इसके बाद अब देखते हैं कि हमने थोड़ा सा जो यात्रा में जो व्यस्त हैं उनको थोड़ा छोड़ रखा है। हमने कहा कि उनकी। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही।